हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीका ने भले ही अपनी बात धीमी आवाज़ में कही थी, मगर अनीका की बात रिया के बेडरूम में चारों ओर गूंजने लगी थी। अचानक ही जब अनीका के मुंह से वहां खड़े सभी लोगों ने ये बात सुनी, सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तीनों बच्चे काफ़ी हैरानी से अनीका की ओर देख रहे थे। तभी रिया ने अनीका के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? ये हमारे डैड हैं, आपके हस्बैंड। हालांकि शुरुआत में आप इनसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, मगर ये शुरुआत से आपको बहुत प्यार करते थे। फिर धीरे धीरे इनका प्यार देखकर आप भी इनसे बहुत प्यार करने लगी। फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि आप दोनों को प्यार हुआ उससे पहले ही हम 3 जन्म ले चुके थे। रिया की बातें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रही थी। खुद राजलक्ष्मी रिया की बातें सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। अनीका के चेहरे पर रिया की बात सुनकर हैरानी बढ़ती गई थी। तभी रिया ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे अरे, ये सब बातें आप अभी नहीं समझेंगी। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी ना, तब आप ये सारी बातें समझ लेना। फिलहाल ये सारी बातें समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों जानते थे कि अब ज़्यादा देर तक बाजी रिया के हाथ में रही तो मम्मा याददाश्त खोने के साथ साथ पागल भी हो जाएंगी। इसलिए अलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिया, मेरे ख्याल से मम्मा को आराम करने देना चाहिए। बाकी सारी बातें हम इन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। रोहित अब समझ चुका था कि अनीका रोहित के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, मगर तीनों बच्चों के साथ अनीका काफ़ी घुल मिल गई थी। ये देखते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, मेरे ख्याल से जब तक अनीका मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती, अनीका को तीनों बच्चों के साथ ही रहने देना चाहिए। राजलक्ष्मी रोहित की पोजीशन अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसलिए राजलक्ष्मी ने अनीका का सारा सामान और दिमाग को शांत रखने वाली टैबलेट रिया के कमरे में अच्छी तरह सजा दी और रोहित से कहा, ठीक है सर, मैं डेली मैडम से मिलने आया करूंगी। आई होप मैडम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने काम पर वापस लौट आएं। अनीका, रोहित और तीनों बच्चों को बाय कहने के बाद राजलक्ष्मी कमरे से बाहर निकल गई। राजलक्ष्मी के जाने के बाद कुछ देर तक रोहित वहीं खड़े हुए अनीका और अपने बच्चों को देखता रहा। बच्चे अनीका को लेकर बिस्तर की ओर चले गए। अनीका को बिस्तर पर लेटाने के बाद आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर अनीका के सामने फिर एक फ़ोटो एल्बम निकालकर बैठ गए और अनीका को एक एक तस्वीर एक्सप्लेन करने लगे। अनीका भी काफ़ी हैरान होकर हर तस्वीर को देख रही थी और बच्चों की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक अपने परिवार को देखने के बाद रोहित कमरे से बाहर निकल गया। रोहित को आज इस बात का सबसे बड़ा दुख था कि जिस अनीका को देखकर रोहित को जीने की वजह मिली थी, आज उसी अनीका की ज़िंदगी में रोहित पूरी तरह से गायब हो चुका था। मगर कम से कम रोहित को इस बात की तसल्ली थी कि अनीका बिल्कुल सुरक्षित थी और वापस अपने परिवार के साथ थी। और ये बात सोच सोचकर रोहित कहीं ना कहीं अपने आप को लकी भी महसूस कर रहा था। रिया के बेडरूम का दरवाज़ा पकड़कर रोहित काफ़ी देर तक रिया के बेडरूम के बाहर ही खड़ा रहा। रोहित मन ही मन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा था कि उसे ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए कि अनीका फिर से अपने परिवार के साथ जुड़ गई थी। किडनैप होने के बाद एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद किडनैपर अनीका के साथ कुछ ऐसा न कर दें कि अनीका वापस अपने परिवार से मिल ही न पाए। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि मारवा खानदान के साथ जुड़ने का क्या मतलब हो सकता था। अनीका की पिछली जिंदगी भी काफ़ी हद तक दुश्मनों से भरी हुई थी, मगर एक एक करके अनीका और रोहित ने अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया था। मगर कहीं ना कहीं रोहित को हर बार इस बात का डर लगा रहता था कि कोई दुश्मन फिर से इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो रोहित के परिवार पर मुसीबत बन सके। और ठीक ऐसा ही हुआ। अनीका की किडनैपिंग हुई और रोहित, जो कि देश और दुनिया में इतना पावरफुल था, वो अनीका को ढूंढ नहीं पाया। हालांकि अनीका को ढूंढने के लिए रोहित ने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे, मगर एक वक्त ऐसा आया था जब रोहित के दिल की उम्मीदें टूटने लगी थी। अनीका को बचाने की उम्मीद काफ़ी धुंधली होने लगी थी। अब चाहे अनीका की याददाश्त उसके साथ ना रही थी, मगर अनीका अपने तीनों बच्चों के साथ महफूज थी। ये देखकर ही रोहित की आंखों में राहत नजर आने लगी थी। रोहित ने जब अपनी आंखें खोली तब रोहित यह देखकर चौंक गया कि रोहित के बिल्कुल सामने आयशा मारवा खड़ी थी। रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए आयशा ने कहा, बेटा, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि हम अगर किसी को दिल से चाहें और वह इंसान हमें बिल्कुल अनजान और पराया समझने लगे तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है। मगर तुम्हें इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारी नज़रों के सामने है। और प्यार में हमेशा एक बात याद रखना बेटा, हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसकी कीमत हमारे नज़रों में क्या है, ना कि हमें उसकी नज़रों में अपनी कीमत ढूंढनी चाहिए। रोहित अपनी माँ की बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। तभी आयशा ने कहा, मुझे लगता है कि अनीका को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद दिलवाने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त
बच्चों के साथ गुजारे, मगर मेरी बात मानो तो कल से तुम भी अपना रूटीन लाइफ जीना शुरू कर दो। परिवार के साथ साथ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी भी है तुम्हारे कंधों पर, यह भूलना मत। और अनिका को भी अब इस बात का ज़्यादा एहसास मत दिलाओ कि वो हम सबसे अलग है। उसमें कुछ कमी है, उसकी याददाश्त नहीं है। यह उसे बार बार याद दिलवाने की जगह उसे अपनी रूटीन ज़िंदगी में वापस भेजने की कोशिश करो। बच्चों को स्कूल लाना, ले जाना, बच्चों की देखभाल करना, इन कामों में अनिका को बिजी कर दो ताकि वो किसी दिन इस रूटीन लाइफ की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के साथ फिर से कनेक्शन बना ले। और तुम भी जाओ और कुछ देर आराम कर लो। अब हम सब हैं तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर अनिका का ख्याल रखेंगे। आयशा काफ़ी दिनों से रोहित को परेशान देख रही थी। रोहित की सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ चुका था। रोहित की आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे नजर आ रहे थे। रोहित खुद नहीं जानता था कि पिछली बार वह कब 1 घंटे की नींद उसने पूरी की थी। एक माँ होने के नाते आयशा अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी, मगर वो ये भी समझती थी कि जब तक अनिका पूरी तरह से सही सलामत नहीं हो जाती, रोहित चैन की नींद नहीं ले सकता था। खुद आयशा मारवा काफ़ी दिनों से बेचैन थी। आयशा ने भी कई दिनों से आराम नहीं किया था। आयशा ने मन्नत मांगी थी कि उसकी बहू अगर घर सही सलामत वापस आ जाती है तो ही वो अपने मुंह में अनाज का कोई दाना रखेगी। और आज काफ़ी दिन हो गए थे, आयशा ने कुछ नहीं खाया था। आयशा की मन्नत के बारे में दादी माँ सुहासिनी मारवा अच्छी तरह से जानती थी। रोहित के कमरे में भेजने के बाद जब आयशा अपने कमरे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तब वहाँ दादी माँ की केयर टेकर लीला हाथ में खाने की थाली लिए खड़ी थी। आयशा को खाने की थाली देते हुए लीला ने कहा, आपकी सास ने भिजवाया है ये खाना। वो आपकी मन्नत के बारे में अच्छी तरह से जानती है और उन्होंने कहा है कि आपको ये खाना उनके कमरे में जाकर खाना होगा। वैसे तो सुहासिनी मारवा काफ़ी जिद्दी और अड़ियल सास थी, मगर आज उनका इस तरह का यह रूप देखकर आयशा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि बाहर से चाहे सुहासिनी कितनी भी कठोर नजर आए, मगर अंदर से वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। आयशा अपने हाथों से खाने की थाली लेकर अपनी सास के कमरे में चली गई। जैसे ही आयशा दादी माँ के कमरे में दाखिल हुई, दादी माँ ने आयशा को अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ बैठो आयशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। दादी माँ के चेहरे की झुर्रियाँ पिछले कुछ दिनों से बढ़ने लगी थी। दादी माँ जानती थी कि अब उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। जाने से पहले दादी माँ सिर्फ एक बात की तसल्ली कर लेना चाहती थी कि रोहित अपने परिवार के साथ मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की डोर अच्छी तरह से संभाल पाए। दादी माँ के लगभग सारे सपने पूरे हो गए थे, मगर फिर अचानक ही अनिका की किडनैपिंग और अनिका की ऐसी हालत देखकर दादी माँ के मन में रोहित और रोहित के परिवार के लिए चिंताएं बढ़ने लगी थी। दादी माँ की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और मारवा परिवार को एक साथ बांध कर रखना। और वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित अनिका को लेकर हमेशा टेंशन में रहेगा और उसका ध्यान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से हट जाएगा, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। दादी माँ की अपनी आंखें बंद होने से पहले सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का झंडा इतना ऊंचा रहे कि आने वाली सदी में भी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का नाम आसमान की बुलंदियों पर चमकता रहे। आयशा दादी माँ के बिल्कुल करीब बैठी थी। आयशा की ओर अपनी व्हील चेयर आगे बढ़ाते हुए दादी माँ ने आयशा से कहा, देखो आयशा, मेरे बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें अपने कंधे पर उठानी होगी। मैं घर के कामकाज की बात नहीं कर रही हूँ, वह तो बस पहले से तुम अच्छी तरह से संभाल रही हो, मगर इतना याद रखना कि मारवा खानदान में शादी होने के बाद से लेकर आज तक मैंने हर दिन हर रात मारवा खानदान की भलाई और सलामती के बारे में ही सोचा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम भी इस परिवार को हमेशा बांधे रखो। और मुझे तुमसे यह बात कहने में काफ़ी अजीब महसूस हो रहा है, मगर अब सच बात तो यह है कि इस पूरी दुनिया में इस वक्त मुझे तुमसे ज़्यादा भरोसा किसी और पर नहीं है। आयशा अपनी सास की यह बात सुनकर काफ़ी दंग रह गई। सुहासिनी मारवा का स्वभाव काफ़ी कड़क था और वह हमेशा ही अपनी बहू को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, मगर आज सुहासिनी मारवा ने आयशा से जो बात कही थी वह आयशा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। आयशा यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ के मन में हमेशा से मारवा खानदान की आन बान और शान को लेकर फिक्र रहती थी, और वह यह भी जानती थी कि दादी माँ के लिए खानदान का रुतबा ही सबसे बड़ी चीज़ था। इसलिए दादी माँ के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए आयशा ने कहा, पता नहीं कि आप मुझसे जो उम्मीद कर रही हैं उस उम्मीद पर मैं खरी उतर पाऊंगी या नहीं, मगर आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि इस खानदान को बांधे रखने में अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आयशा की बात सुनकर दादी माँ के चेहरे पर कुछ राहत दिखाई देने लगी। दादी माँ ने गहरी सांस लेते हुए आयशा की ओर देखकर कहा, मगर इस खानदान को बांधे रखने की सबसे बड़ी कड़ी है अनिका का अतीत। दादी माँ की यह बात सुनकर आयशा के चेहरे पर भी परेशानी साफ दिखाई देने लगी। देर रात हो चुकी थी और गुलेरिया हाउस में श्रेया
अपने कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी। श्रेया की आंखें अब पहले से ज़्यादा अनस्टेबल नजर आ रही थी। पिंकी बिस्तर पर लेटी गहरी नींद में सोई थी। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी अचानक नए सिरे से कैसे शुरू करे। बिना आकाश के सपोर्ट के उसे किसी भी चीज़ को करने की आदत नहीं थी। श्रेया अपने आप को बहुत ही बेबस और बेसहारा महसूस कर रही थी। तभी अचानक श्रेया के बेडरूम की बालकनी में एक हरकत हुई। पिंकी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। श्रेया को जब अचानक बालकनी में हरकत होती नजर आई, तब उसने सबसे पहले पिंकी की फिक्र उसे होने लगी। श्रेया तुरंत पिंकी के पास जाकर खड़ी हो गई। श्रेया की आंखें तेज होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के परिवार के घर पर इस तरह से कौन घुस बैठा सकता था। गुलेरिया हाउस के बाहर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। आकाश की मौत के बाद वैसे भी करण गुलेरिया ने सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी थी। मयूर गुलेरिया भले ही परिवार से दूर था, मगर मयूर ने अपने आदमियों को खास इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि वो सिक्योरिटी में किसी भी तरह की ढील न बरते। मयूर भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर आकाश की मौत किसी की साजिश का हिस्सा था तो दुश्मन जरूर गुलेरिया परिवार का पर फिर से वार कर सकता था। बेडरूम और बालकनी को अलग करती बड़ी सी फ्रेंच विंडो पर सफ़ेद रंग के बड़े ट्रांसपेरेंट पर्दे लगे हुए थे। भले ही अंदर खड़ी श्रेया को बालकनी पूरी तरह से साफ साफ नहीं नजर आ रही थी, मगर ट्रांसपेरेंट पर्दों की वजह से श्रेया को बालकनी में कुछ हरकत होती हुई नजर आने लगी थी। तेज सांसें लेते हुए श्रेया धीरे धीरे बालकनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे श्रेया पर्दों के पास जाती गई, श्रेया की आंखों के सामने नजर आ रही थी धुंधली धुंधली तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगी थी। श्रेया को पता चलने लगा था कि बालकनी की रेलिंग के पास कोई खड़ा था। जैसे ही श्रेया को इस बात का एहसास हुआ, श्रेया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। श्रेया के मन में घबराहट बढ़ने लगी थी और चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। श्रेया के माथे से पसीना बहने लगा था। श्रेया को इस वक्त सिर्फ एक बात की चिंता थी कि किसी भी तरह से वो अपनी बच्ची पिंकी को दुश्मनों से बचाना चाहती थी। श्रेया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर आकाश की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर था, तो दुश्मन जरूर आकाश के वारिस को भी ख़त्म करने के लिए वापस हमला जरूर करेंगे। श्रेया ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख दिया। उसे अपने होने वाले बच्चे की भी काफ़ी चिंता हो रही थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे सबसे पहले घर की सिक्योरिटी का अलार्म भेजना चाहिए या दुश्मन हमला करे इससे पहले दुश्मन पर हमला करके खतरे को ख़त्म कर देने की कोशिश करनी चाहिए। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सॉलिड सिक्योरिटी होने के बावजूद दुश्मन घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ था। और तो और वो श्रेया के बेडरूम की बालकनी तक पहुंच गया था, मगर किसी की उस पर नज़र नहीं पड़ी थी। पर्दे के उस पार जो कोई भी था वह बड़ी ही शांति से बिना हिले डुले खड़ा था। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे के उस पार से कोई उसे देख रहा था, मगर श्रेया को बालकनी में खड़े शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जब श्रेया ने धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की ओर आगे बढ़ाए, तब श्रेया को यह एहसास होने लगा कि सफ़ेद ट्रांसपेरेंट पर्दे से जो इंसान बालकनी में खड़ा नजर आ रहा था, उसने भी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर अब श्रेया की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर दुश्मन श्रेया और उसके बच्चे पर हमला करने आया था, तो फिर वह बालकनी में इस तरह से रुक क्यों गया था। श्रेया की सांसें और भी ज़्यादा तेज होने लगी थी। श्रेया अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मसलते हुए धीरे धीरे अपने पाँव बालकनी की ओर आगे बढ़ाने लगी। फिर कांपते हुए हाथों से श्रेया ने धीरे धीरे सफ़ेद ट्रांसपेरेंट पर्दे को एक तरफ किया। अब स्लाइडिंग विंडो से श्रेया को साफ साफ नजर आ रहा था कि बालकनी में कोई शख्स श्रेया की ओर पीठ करके खड़ा था। अपनी जगह पर खड़ी श्रेया के पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। श्रेया का कमरा गुलेरिया हाउस के 4th फ्लोर पर बना था। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद अगर कोई कमरे में दाखिल नहीं हुआ था तो वो बालकनी तक कैसे पहुंचा था, और अगर वो शख्स बाहर से आया था तो फिर 4th फ्लोर की बालकनी तक आखिर कैसे पहुंचा था। श्रेया ने अचानक एक लंबी सांस अपने अंदर खींची और हिम्मत करते हुए श्रेया ने स्लाइडिंग विंडो एक तरफ सरकाई। अपना एक पाँव बालकनी से रखने के बाद श्रेया ने जब अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसे लगा कि जैसे श्रेया उस इंसान को जानती थी। धीरे धीरे बालकनी में खड़ा इंसान श्रेया की ओर मुड़ने लगा। जैसे जैसे वो इंसान श्रेया की ओर मुड़ रहा था, श्रेया के चेहरे पर एक्सप्रेशंस बढ़ने लगे थे। वह इंसान जब पूरी तरह से श्रेया के सामने मुड़ा और उसने अपना चेहरा श्रेया को दिखाया, तब अचानक श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। श्रेया की आंखों से जो चमक हो गई थी वो चमक लौट आई थी। श्रेया ने उस इंसान को देखकर अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखा और श्रेया का मुंह खुला का खुला रह गया। श्रेया के सामने इस वक्त जो इंसान खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद आकाश था। आकाश को देखते ही श्रेया दौड़कर आकाश के पास आ गई और आकाश के सीने से लिपट गई। श्रेया इतनी जोर से आकाश से लिपटी थी कि आकाश का बैलेंस बिगड़ा और आकाश ने तुरंत रेलिंग का सहारा लेते हुए श्रेया से कहा,
अरे अरे, क्या कर रही हो? इतनी जोर से लिपट गई, अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ता तो मैं मर ही जाता। आकाश की ये बात सुनते ही श्रेया ने आकाश के मुंह पर अपना एक हाथ रख दिया। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। आकाश काफी देर तक हैरानी से श्रेया को देखता रहा, फिर अपनी उंगलियों से श्रेया के आंसू पोंछते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो तुम? जोर जोर से सिसकियां लेते हुए श्रेया ने आकाश को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और आकाश के सीने पर अपना सर रखकर जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। आकाश ने श्रेया के सिर पर हाथ रखा और कहा, अरे क्या हुआ है तुम्हें? एक तो इतने दिनों बाद मिली हो और फिर इतना रो रही हो। क्या मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं? जैसे ही आकाश ने ये बात कही, श्रेया ने सिसकियां लेते हुए आकाश से कहा, आकाश, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। आकाश बड़े ही प्यार से श्रेया के सिर पर हाथ फेर रहा था। श्रेया की इस बात का जवाब देते हुए आकाश ने कहा, सपने तो सपने होते हैं, जब नींद लगी तब आ गए और जब आँख खुली तब गायब। दरअसल सपने और ज़िंदगी में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। और फिर ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो सचमुच ज़िंदगी है या हम भी किसी सोते हुए इंसान के सपने का हिस्सा हैं। आकाश की आवाज़ सुनने के बाद श्रेया की सिसकियाँ थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। श्रेया ने आकाश को बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। श्रेया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर आकाश के चेहरे की ओर देखा। आकाश पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांत नजर आ रहा था। आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो बड़े ही प्यार से श्रेया को देख रहा था। श्रेया ने अपना सर उठाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए आकाश से कहा, आकाश, क्या तुम जानते हो, सब लोग यही कह रहे थे कि तुम मर चुके हो। यहाँ तक कि पापा ने भी मुझसे यही कहा। और आकाश, मुझे माफ़ करना, मगर मैंने भी सबकी बात सच मान ली थी। श्रेया की बात पूरी होने के बाद भी आकाश चुपचाप श्रेया को देखता रहा। श्रेया ने फिर से आकाश के सीने पर अपना सिर रखकर कहा, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना मेरी इस बात का? मुझे माफ़ कर देना। मगर मैं क्या करती, लोगों की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। आकाश चुपचाप श्रेया की सारी बातें सुन रहा था। श्रेया के माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। कुछ देर तक जब आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, तब श्रेया ने आकाश से कहा, चलो आकाश, अभी के अभी हम घर वालों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो लोग जो सोच रहे हैं वे सब गलत है। तुम यहीं हो, तुम कहीं नहीं गए हो। ये कहने के बाद श्रेया ने अपना सर आकाश के सीने से अलग किया और आकाश का हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाने लगी। तभी अचानक आकाश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए श्रेया से कहा, अरे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे जी भर कर अपनी श्रेया को देख तो लेने दो। देखो तो सही कि मेरी मौत की खबर सुनने के बाद तुम्हें कोई फर्क पड़ा भी है या नहीं। आकाश की बात सुनते ही श्रेया तेजी से मुड़कर आकाश के पास आ गई और उससे फिर से लिपट गई। श्रेया ने बड़ी ही डरी और सहमी हुई आवाज़ में आकाश से कहा, तुम देख तो रहे हो मेरी हालत, मैं तो ये भी भूल चुकी हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। और सच कहूँ तो तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद मैं भी अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी। जिस ज़िंदगी में तुम नहीं, उस ज़िंदगी का मैं क्या करती। मगर फिर मुझे पिंकी के बारे में ख्याल आया, अगर हम दोनों ही उसकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो उसकी क्या हालत होगी। यह सोचकर मैंने अपने आप को रोक लिया। और आकाश, हमारा होने वाला बच्चा तो अभी मेरे पेट में ही है। तुमसे सच कहूँ तो मैंने सोच लिया था कि इस बार उसे जन्म दे दूँ और पिंकी को इतना काबिल बना दूँ कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। उसके बाद मैं भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके तुम्हारे पास चली जाऊंगी। मगर देखो, अच्छा हुआ ना मैंने ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाया। पता चला कि मैं ऊपर पहुंच गई मगर तुम यहीं थे। श्रेया की सांसें काफ़ी तेज हो गई थी। आकाश ने श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आज के बाद तुम जहाँ रहोगी मैं भी वहीं रहूँगा। अब हम दोनों की जिंदगियाँ एक हो चुकी हैं। आकाश की बात श्रेया की समझ में नहीं आ रही थी। श्रेया हैरान होकर आकाश को बस देखती रही। आकाश में आज कुछ तो अजीब बात लग रही थी श्रेया को। आकाश के चेहरे की चमक पहले से कई ज़्यादा हो गई थी। आकाश के बात करने का तरीका भी काफ़ी बदल गया था। मगर श्रेया का ध्यान फिलहाल इन सब बातों पर नहीं था। श्रेया बस इसी बात से खुश थी कि आकाश लौट आया था। श्रेया की सांसों में अब एक अजीब महक आने लगी थी। ये महक आकाश की थी। आकाश के शरीर की महक अब धीरे धीरे श्रेया की सांसों में बसने लगी थी। श्रेया भी बड़े सुकून के साथ आकाश के सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके सोई थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया आकाश की दिल की धड़कन सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद अपना सर हल्का सा उठाकर श्रेया ने आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे तुम्हारी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही हैं। इस बात पर मुस्कुराते हुए आकाश ने कहा, कहाँ से सुनाई देंगी, मेरा दिल तुम्हारे पास है। आकाश की बात सुनते ही श्रेया ने बड़े ही प्यार से आकाश को सीने पर अपना हाथ सहलाते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में ऐसी सारी प्यारी बातें किया करते थे तुम, और ये सब बोल बोल कर ही तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया है। अब आज इतने सालों के बाद इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो? आकाश ने श्रेया को गले से लगाते हुए कहा, शायद दुनियादारी के चक्कर में, बिजनेस के प्रेशर में मैं तुमसे ये सारी बातें करना ही भूल गया था।
मगर अब मौका मिला है, अब ज़िंदगी भर तुम्हें बस प्यार करता रहूँगा। ना कोई बिजनेस, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, बस मैं और तुम और ज़िंदगी भर का प्यार। आकाश की ये सारी बातें सुनते ही श्रेया के चेहरे पर अचानक ही काफ़ी टेंशन नजर आने लगा। श्रेया ने बड़े ही प्यारे अंदाज में आकाश की ओर देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, प्यार तो हम करते हैं और करते रहेंगे, मगर ऑफिस में तुम्हारे न होने की वजह से काफ़ी गड़बड़ हो गई है। तुम जाकर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को संभाल लो। पापा भी काफ़ी टेंशन में हैं, वो तो खुद प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन संभालने के लिए तैयार हो गए थे, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। सिद्धार्थ भैया भी तुम्हारी पोजीशन लेने के लिए तैयार थे, मगर मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने उन्हें भी रोक दिया। श्रेया ने इसके बाद हंसते हुए आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी पापा से और सिद्धार्थ भैया से कहा कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की अगली प्रेसिडेंट मैं बनूंगी। श्रेया तो इस बात पर हंस रही थी, मगर आकाश ने बड़ी ही सीरियसली कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया की ओर देखकर कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है कि अब से कंपनी की प्रेसिडेंट तुम्हें ही बनना चाहिए। चलो आज से मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधे पर डालता हूँ। श्रेया आकाश की बात सुनकर हैरानी से आकाश की ओर देखने लगी। वहाँ बेडरूम में बिस्तर पर सोई पिंकी की अचानक आंखें खुली। पिंकी के कानों पर एक आवाज़ पड़ रही थी। जब पिंकी ने देखा कि कमरे में श्रेया कहीं नजर नहीं आ रही थी, तब पिंकी को एहसास हुआ कि शायद बालकनी में कोई बातें कर रहा था। पिंकी धीरे से अपने बिस्तर से उठी और बालकनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। पिंकी कच्ची नींद से जागी थी, इसलिए उसे सब कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर पिंकी को ये एहसास हो रहा था कि श्रेया किसी के साथ बालकनी में खड़ी होकर बातें कर रही थी। पिंकी का रब भी हैरान हो गई थी। पिंकी की समझ में नहीं आ रहा था कितनी रात को श्रेया बालकनी में किसके साथ बात कर रही थी। अक्सर श्रेया कभी किसी के साथ कॉल पर बातें नहीं करती थी, और स्पेशली श्रेया की इस वक्त जो हालत थी, पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक इतनी हंस कर किसके साथ बातें कर रही थी। पिंकी धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की ओर आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही पिंकी बालकनी की विंडो के पास पहुंची, आकाश के सीने पर सर रखकर लेटी श्रेया की नजरें पिंकी पर गई। पिंकी को देखते ही श्रेया के चेहरे की ओर चमक और भी ज्यादा बढ़ गई। पिंकी की ओर अपनी बाहें फैलाकर श्रेया ने कहा, पिंकी मेरी बच्ची देखो कौन आया है। जब श्रेया ने देखा कि पिंकी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही थी, तो श्रेया दौड़कर पिंकी के पास गई और पिंकी को अपने गले से लगा लिया। पिंकी के गालों पर, पिंकी के माथे पर बार बार चूमते हुए श्रेया ने कहा, देखो हम तो कितना डर गए थे। तुम भी अच्छी खबर लेना अपने पापा की, उनसे बराबर जवाब मांगना कि कहाँ गायब हो गए थे। जरा हमें बताओ, यहाँ हम उनके लिए कितने परेशान हो रहे थे, और ये देखो कितनी आराम से यहाँ पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। श्रेया लगातार पिंकी को चूमती रही। तभी श्रेया को एहसास हुआ कि पिंकी की सांसें काफ़ी तेज होने लगी थी। श्रेया ने जब बड़े ध्यान से पिंकी को देखा तो पिंकी काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। पिंकी की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो श्रेया को देखकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। हालांकि पिंकी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि मैच्योर कही न जाए, मगर अब पिंकी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो दूसरों का दर्द समझ ना सके। पिंकी को इस तरह देखकर श्रेया ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो पापा लौट आए हैं। मुझे लगा ही था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर देखो सब लोगों ने मिलकर हमें कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया, और हम दोनों माँ बेटी बुद्धू की तरह फूट फूट कर रोने भी लगे। मगर अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पापा लौट आए हैं। पिंकी के चेहरे की घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। पिंकी ने अपने दोनों हाथ श्रेया के गाल पर रखकर कहा, मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हो मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। पिंकी के चेहरे पर घबराहट और हैरानी देखकर श्रेया ने कहा, अरे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, देखो पापा लौट आए हैं, अब हम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेया ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, और देखो छोटे राजकुमार तुम भी सुन लो, अब तुम्हारे पापा लौट आए हैं, तुम्हें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराती हुई श्रेया ने पिंकी की ओर देखकर कहा, देखना मुझे यकीन है कि इस बार बेटा ही होगा। बेटा हुआ तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। अच्छा पिंकी मुझे बताओ कि तुम्हें भाई चाहिए बहन। पिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पिंकी की सांसें भी तेज हो रही थी। पिंकी को जवाब न देते हुए देखते हुए श्रेया वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बालकनी की रेलिंग की ओर मुड़कर कहने लगी, अच्छा आकाश तुम मुझे बताओ कि तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी। सामने खड़े आकाश ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, देखो मुझे भी लगता है इस बार बेटा ही होगा। वैसे भी मेरे पास प्यार करने के लिए दो गुड़िया तो हैं, अब बस एक बदमाश भी आ जाए तो जरा जिंदगी में बैलेंस बन जाए। आकाश की बात सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगी और पिंकी की ओर देखकर कहने लगी, देखो तुम्हारे पापा को भी बेटा चाहिए, अब तुम भी जवाब दे दो, तुम्हें भाई चाहिए या बहन, क्योंकि हम दोनों के वोट से ज़्यादा बड़ा वोट तो तुम्हारा है।
श्रेया ने जैसे ही ये बात पिंकी से पूछी, पिंकी ने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखा और वो जोर जोर से रोते हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। पिंकी की रोने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पिंकी को इतना रोता हुआ देखकर श्रेया काफ़ी हैरान हो गई थी। श्रेया भी पिंकी के बिल्कुल बगल में घुटनों के बल बैठकर कहने लगी, अरे क्या हुआ पिंकी, तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे मैं जानती हूँ कि हम दोनों कितनी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मगर अब तो हमारे दुखों का अंत आ गया है। जो बुरा सपना हमने देखा था वो टूट चुका है और पापा हमारी नज़रों के सामने हैं। अब खुश होने की बजाय तुम इतना रो क्यों रही हो? रोते हुए सिसकियाँ लेते हुए पिंकी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊंचा किया और फिर अपनी माँ के दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए रोती हुई पिंकी ने कहा, मम्मा, पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, अब वे कभी वापस नहीं आने वाले। पिंकी को ऐसी बात करते हुए सुनकर श्रेया के चेहरे से अचानक ही रंग उड़ गया। श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रेया ने कब अपना हाथ उठाया और कब पिंकी के गालों पर उसने थप्पड़ जड़ दिया, ये श्रेया भी नहीं जानती थी। थप्पड़ पड़ने के बावजूद रोती बिलखती पिंकी अपनी माँ के गालों पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरती रही। श्रेया ने पिंकी के हाथों को झटकते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो पिंकी? तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों के सामने खड़े हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पिंकी की रोने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। रोते हुए सिसकियाँ लेते हुए पिंकी ने अपनी माँ से कहा, मम्मा प्लीज़ होश में आ जाओ मम्मा, पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, पापा मर चुके हैं मम्मा, ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। पिंकी की ये बात सुनते ही श्रेया ने पिंकी का एक हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे बालकनी की रेलिंग की ओर घुमाते हुए कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम पिंकी? तुम्हारे पापा यहाँ सामने खड़े हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं क्या? श्रेया की बात सुनने के बाद पिंकी और भी जोर जोर से रोने लगी और रोती हुई आवाज़ में श्रेया से कहने लगी, नहीं मम्मा, मुझे पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे ही पिंकी ने श्रेया से ये बात कही, श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रेया धीरे धीरे अपने सामने खड़े आकाश को देखने लगी। आकाश भी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके श्रेया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जमीन पर घुटनों के बल बैठी पिंकी जोर जोर से रो रही थी। पिंकी को अपनी माँ की इस हालत से काफ़ी ज़्यादा घबराहट और डर महसूस हो रहा था। पिंकी जान चुकी थी कि उसकी मम्मा अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो रही थी। यानी से पिंकी जान चुकी थी कि श्रेया अब आकाश को हेलुसिनेट कर रही थी। श्रेया को आकाश नज़र आ रहा था। आकाश दुनिया छोड़कर जा चुका था, मगर श्रेया की दुनिया में आकाश अब भी जिंदा था। श्रेया काफ़ी देर तक फटी हुई आंखों से आकाश को मुस्कुराता हुआ देखती रही। आकाश धीरे धीरे अपने हाथ खोलकर पिंकी और श्रेया के करीब आता गया। श्रेया फटी हुई आंखों से बस आकाश को देखती रही। तभी आकाश ने अपना एक हाथ पिंकी के सर पर रखा। श्रेया ने देखा कि पिंकी का कोई रिएक्शन नहीं था। पिंकी लगातार रोई जा रही थी। आकाश ने मुस्कुराकर श्रेया की ओर देखा और कहा, देखो श्रेया, इस वक्त किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आ चुका हूँ। यूँ समझ लो मैं वेकेशन मोड पर हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, अब जिंदगी भर हम दोनों सिर्फ प्यार करेंगे, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना कोई टेंशन, ना काम की चिंता। मैंने अभी अभी तुमसे कहा ना कि मेरी सारी जिम्मेदारियाँ आज से तुम्हें अपने कंधों पर लेनी होंगी। पिंकी की जिम्मेदारी, हमारे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी और इस परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हें अपने कंधों पर उठानी होगी। तुम घबराना मत। जब भी तुम्हें डर लगे, तुम्हें घबराहट हो, तुम मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें सलाह दे दूंगा। ये कहने के बाद आकाश ने बड़े ही प्यार से श्रेया के गाले में अपनी दोनों बाहें डाली और कहा, आज के बाद तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ समझ लो कि आज के बाद तुम आकाश हो और आकाश ही श्रेया है। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके हैं, इसलिए हमारी ताकत भी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तुम्हें ना तो इस दुनिया की चिंता करने की ज़रूरत है और ना ही किसी से डरने की। हमारे बच्चों का भविष्य हम दोनों के हाथ में है और हम दोनों मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे। हाँ, अभी कुछ दिनों तक तुम किसी से कुछ नहीं कह सकती कि मैं वापस आ चुका हूँ, वरना तुम तो जानती हो ये लोग मुझे ज़बरदस्ती फिर से काम पर बैठा देंगे और फिर वही टेंशन, वही सब जिम्मेदारियाँ। और इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। इस बार आया हूँ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। आकाश ने बड़े ही प्यार से श्रेया के गालों को चूमते हुए कहा, और तुम भी मुझे कहीं मत जाने देना। श्रेया अभी भी फटी हुई आंखों से आकाश को देख रही थी। आकाश के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए श्रेया ने कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। अपनी माँ को अभी भी अकेले अकेले बात करते हुए देखकर पिंकी का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। पिंकी की रोने की आवाज़ इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरे गुलेरिया हाउस में सभी के कानों पर पिंकी की आवाज़ पड़ चुकी थी। धीरे धीरे करके सभी मेंबर्स अपने अपने बेडरूम से जाकर बाहर निकलने लगे थे। गुलेरिया हाउस रात के वक्त बिल्कुल शांत था, इसलिए पिंकी के रोने की आवाज़ पूरे गुलेरिया मैंसन में गूंजने लगी थी। तभी अचानक श्रेया के बेडरूम पर कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर तक जब ना श्रेया ना पिंकी ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बढ़ती गई और दरवाजे के बाहर से करण गुलेरिया की आवाज़ पिंकी और श्रेया के कानों पर पड़ी।
करण दरवाज़ा खटखटाते हुए कह रहे थे, दरवाज़ा खोलो पिंकी बेटा। क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो। पिंकी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वहीं श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया में बिल्कुल अनजान थी। ना से उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही उसे करण की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस वह पिंकी की ओर देखकर काफ़ी हैरान नज़र आ रही थी। श्रेया को इस वक्त को लेकर हैरानी हो रही थी कि अपने पापा को अपने सामने देखने के बावजूद पिंकी रो क्यों रही थी। श्रेया बार बार पिंकी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पिंकी, पापा लौट चुके हैं। मगर जैसे जैसे श्रेया की बातें पिंकी के कानों पर पड़ रही थी, पिंकी की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। रोती हुई आवाज़ में पिंकी ने अपने आप को संभाला और अपनी जगह से खड़े होते हुए दौड़कर वह बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंच गई। और उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही जब पिंकी ने करण को अपने सामने देखा तो पिंकी जोर से करण से लिपट गई और फिर से जोर जोर से रोने लगी। पिंकी को प्यार से सहलाते हुए करण ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? श्रेया ठीक तो है ना? करण घुटनों के बल बैठकर पिंकी के आंखों से आंसू पोंछने लगे। पिंकी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट नजर आ रही थी। करण ने पिंकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा बेटा मेरी बात का जवाब दो। क्या हुआ, तुम्हारी मम्मा ठीक तो हैं? पिंकी ने करण का ये सवाल सुनने के बाद अपनी सिसकियों को कुछ कुछ कंट्रोल किया और करण की ओर देखकर कहा। पिंकी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिंकी ने धीरे से करण की ओर देखकर नाम में अपना सर हिला दिया। पिंकी का इस तरह का रिएक्शन देखकर करण हैरान रह गए।